सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे थे, जिसमें सिंगल फेज इंडक्शन मशीन पे हम लोगों ने फोकस किया। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में रेजिस्टेंस स्प्लिट टाइप मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर जो कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है, एंड शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये सारे सिंगल फेज में हम लोगों ने डिस्कशन किया। एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर की इक्विवेलेंट सर्किट और व्हाट डू वी से टॉर्क एक्सप्रेशन, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया, राइट। और प्रीवियसली हम लोग सिंक्रोनस मशीन भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। एंड देन एट फर्स्ट हम लोगों ने ट्रांसफार्मर डिस्कस किया था। आज के सेशन से हम लोग डीसी मशीन के स्टार्ट करते हैं। डीसी मशीन्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आर आर बी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, जो कि एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। CBT 2 पे आपको फोकस करना है। CBT 2 CBT 1+2 का कॉम्बिनेशन 777 में अवेलेबल है। और केवल CBT 2 की प्राइसेस अभी अपडेट नहीं हुई है। जैसे ही अपडेट होती है आप लोगों को पता चलेगा। गेट 2027 का जो कोर्स है 5,555 में अवेलेबल है। एंड 25 का कोर्स 2,222 में। एंड 26 का कोर्स 3,333 में। एंड 27 का कोर्स 5,555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी की कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESE नॉन टेक्निकल 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि आप वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है, राइट। जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज 12 टेस्ट बेसिक लेवल, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंचेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 222 + GST अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। तो चलिए हम लोग आज का डीसी मशीन का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का डीसी मशीन का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें जस्ट अ सेकेंड, डीसी मशीन्स के सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एज पर दी ऑस्टर रूल कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और ऑल अराउंड दी कंडक्टर सम फ्लक्स लाइंस का जनरेशन हो जाएगा, राइट। ऑल अराउंड दी कंडक्टर सम फ्लक्स लाइंस क्रिएट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो मैग्नेट होता है, जो कि प्रीवियसली हम लोग कई सारी मशीन्स डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस सराउंडिंग में निकलती हैं एंड देन एस पोल पे इंटर करती हैं। कुछ इस तरीके से फ्लक्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एन पोल से फ्लक्स लाइन सराउंडिंग में निकलती है एंड एस पोल पे सराउंडिंग से इंटर करती हैं। एंड इनसाइड द मैग्नेट कैसा होता है, एस टू एन फ्लक्स लाइंस ट्रेवल करती हैं, राइट। तो क्रिश्चियन ऑस्टर्ड 1820 का जो रूल है, और माइकल फेराडे 1831 में फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस किए हुए थे। नाइकोला टेस्ला का जो कॉन्सेप्ट है RMF का, वो 1886 में डेवलप हुआ था।
सर इजैक न्यूटन 1687 में लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, लेंज लॉ के बारे में, इजैक न्यूटन का जो लॉ है लेंज लॉ, एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायरेक्शन डायमेंशंस, वो एक्शन अपोजिट रिएक्शन, ये सर इजैक न्यूटन का जो लॉ है। इन सारी बेसिक लॉज पे बेस्ड इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी मशीन्स के एनालिसिस करने के लिए तैयार है हम लोग। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो बेसिक डेफिनेशन कहता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होती हैं। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, राइट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डीसी जनरेटर, डीसी मशीन्स में है हम लोग, तो डीसी मशीन्स में हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरेटर्स में क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के हेल्प से शाफ्ट जो होता है जनरेटर का शाफ्ट टरबाइन से कनेक्टेड रहता है, प्राइम मूवर से कनेक्टेड रहता है। जब प्राइम मूवर रन करेगा तो जनरेटर का शाफ्ट भी रन करेगा, जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर एब्जॉर्ब करेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा, राइट। मैकेनिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, कैसा इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल इनपुट। आउटपुट कैसा मिलता है हम लोगों को, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस, करंट एंड टॉर्क। हम लोग इनपुट एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल टॉर्क जो होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर रोटेट कराते हैं इसको, तब जाके ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है। इसमें अपोजिशन किस चीज़ का होता है, टॉर्क, टॉर्क का अपोजिशन होता है जब मशीन अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट करती है, तो ये अप्लाइड टॉर्क को अपोज करती है। तो अपोजिशन के कारण, अपोजिशन के कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के शाफ्ट में अब्जॉर्ब हो पाती है एंड देन वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। सेम मशीन में अगर हम लोग इनपुट वोल्टेजेस, इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड करें तो आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड होगा और टॉर्क और रोटेशन आउटपुट फॉर्म में प्रोवाइड होंगे। जनरेटर्स में इनपुट प्रोवाइड करते हैं हम लोग रोटेशन थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। मोटर्स में आउटपुट मिलता है हम लोगों को प्राइम मूवर के हेल्प, सॉरी, मैकेनिकल रोटेशन एज अ आउटपुट मिलता है। जो आपके घर का सीलिंग फैन है, स्विच ऑन करते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, सीलिंग फैन तक जाती है, तो मैकेनिकल आउटपुट आपको देखने के लिए मिलता है, मैकेनिकल रोटेशंस देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया आपने, तो मैकेनिकल आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बचपन में रिमोट कंट्रोल कार्स में आपने देखा होगा स्मॉल मोटर्स यूज करते हैं हम लोग, डीसी मोटर्स, जिसमें बैटरी कनेक्टेड रहता है। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करते हैं शाफ्ट रन करना चालू कर देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट एज अ इनपुट दे रहा है, तो मैकेनिकल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेम मशीन को लीजिए, बैटरी डिस्कनेक्ट करिए और उसके शाफ्ट को हैंड से मूव करिए, शाफ्ट को रोटेट कराइए थ्रू द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। अगर रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके टर्मिनल्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ था आपने, उन्हीं टर्मिनल्स में अगर एक स्मॉल बल्ब कनेक्ट करते हैं, तो इनके शाफ्ट में रोटेशन कराने पे वो बल्ब जो होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लो करना चालू कर देगा। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए सेम मशीन एज अ जनरेटर भी वर्क कर सकती है, एज अ मोटर भी वर्क कर सकती है। एज अ जनरेटर भी वर्क कर सकती है, एज अ मोटर भी वर्क कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इनपुट आपने प्रोवाइड किया हुआ है और किस तरीके के आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो देखिएगा सेम कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने लिखा हुआ है, सेम बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है डीसी मशीन्स,
सेम बॉक्स के अंदर में लिखा हुआ डीसी मशीन्स, वो एज अ जनरेटर भी वर्क कर सकती है अगर आप मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। एज अ मोटर भी सेम मशीन, कंस्ट्रक्शन वाइज कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है, सेम मशीन एज अ मोटर भी वर्क कर सकती है। इलेक्ट्रिकल इनपुट अगर आप देते हैं तो मैकेनिकल आउटपुट आपको प्रोवाइड होगा। राइट। जनरेटर्स में टॉर्क का अपोजिशन होता है एंड डीसी मोटर्स में वोल्टेजेस के फॉर्म में अपोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया हुआ था तो वोल्टेजेस के फॉर्म में अपोजिशन, यहाँ पे इनपुट क्या था, टॉर्क दिया हुआ था तो टॉर्क के फॉर्म में अपोजिशन देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन के बारे में हम लोग बात कर चुके हुए हैं। डीसी जनरेटर का जो बेसिक डेफिनेशन है, rotating electrical machine which is designed to take the advantages of electromagnetic induction. DC generators are rotating electrical machine है, rotating electrical machine which is designed to take advantages of electromagnetic induction in order to convert mechanical energy into DC electric energy. Right. तो ये बेसिक डेफिनेशन कहता है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज डिजाइन टू टेक एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड, जनरेटर्स में क्या लगता है, राइट हैंड रूल लगता है फ्लेमिंग्स का, एंड मोटर्स में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो जनरेटर्स के टर्म में बात करें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट। तो ये वाला जो फिंगर होता है, फोर फिंगर फ्लक्स को जनरेट प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस को इंडिकेट करता है और करंट को, और ये मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, मोशन को इंडिकेट करता है। सिमिलरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी सारी चीज़ें सेम है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। आई थिंक इंडक्शन मोटर्स में हम लोग डिस्कस किए हुए थे या फिर सिंक्रोनस मोटर्स में भी डिस्कस किए हुए थे, राइट। अब एक बेसिक डेफिनेशन आता है, व्हाट इज परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी, तो परमियाबिलिटी को अगर हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, परमिया ability of the material to permit the flux, ability of the material to permit the flux is called permeability। कि किसी भी मटेरियल की कितनी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द फ्लक्स लाइंस। इसका डिटेल्ड अगर हम लोग डेफिनेशंस डिस्कस करें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म परमेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म permeability is the measure of the ability of a material to support the formation of a magnetic field within itself. Hence, it is the degree of magnetization that a material obtains in response to the applied magnetic field. Right. हेनरी पर मीटर में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। In electromagnetism, permeability is the measure of the ability of a material to support the formation of magnetic field within itself. Hence, it is the degree of magnetization that a material obtains in response to the applied magnetic field. कि सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग बात करें, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, टू अलाउ द फ्लक्स टू फ्लो इज कॉल्ड परमियाबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करें, whenever a conductor cuts magnetic flux, a dynamically induced EMF is produced in it, right। तो सपोज दिस इज द कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंडक्टर वोल्टेज का इंडक्शन हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स magnetic flux, dynamically induced EMF voltage is produced in it,
The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkages. कितना मैग्नेटिक वोल्टेजेस सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, कि जिस रेट से फ्लक्स लाइंस चेंज हो रही होंगी उतना ज्यादा वोल्टेजेस यहाँ पे डेवलप होगा, राइट? तो फ्लक्स लिंकेजेस को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, एंड इसको हम लोग अगर फर्दर डिफाइन करें तो n मल्टीप्लाइड विथ 5 से डिफाइन किया जा सकता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स 5 इज द फ्लक्स, और ये क्या है? फ्लक्स लिंकेज, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा बाई डी टी, डी लैम्डा बाई डी टी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D बाई डी टी ऑफ लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n फाई। तो इसको हम लोग फर्दर अगर स्पेसिफाई करना हो तो n d फाई बाई dt से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, एंड नेगेटिव साइन इज फॉर लेंज लॉ, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर सकते हैं, राइट, विच इज इन वोल्ट्स। नाउ अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, -n d फाई बाई dt मल्टीप्लाइड विद di/ди, di से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? तो -n d फाई बाई डी, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिखें, ऐसा लिखा जा सकता है जहाँ पे सिंस n d फाई बाई डी इज इक्वल टू क्या होता है? L होता है, इंडक्टर, राइट? तो देयर फॉर E कैन बी रिटर्न एज E इज इक्वल टू -L di/dt, L di/dt विच इज इन वोल्ट्स, राइट? तो इस एक्सप्रेशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। Conductor becomes inductor due to the flux linkages. Same conductor becomes inductor due to the flux linkages. अब ये टाइम इन वेरिंग करंट का एग्जाम्पल है, वेव फॉर्म है, और ये टाइम वेरिंग करंट का एग्जाम्पल है, राइट, वेव फॉर्म है। ये टाइम इन वेरिंग करंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर टाइम पे जितना मैग्नीट्यूड है इस पर्टिकुलर टाइम पे भी सेम मैग्नीट्यूड है, इस पर्टिकुलर टाइम में भी सेम मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये क्या है? टाइम वेरिंग करंट का वेव फॉर्म है। कैसे? कि टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नीट्यूड कितना था? इतना। इस पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नीट्यूड और ज़्यादा, इस पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नीट्यूड और कम, इस पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नीट्यूड नेगेटिव, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगेन मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइम वेरिंग करंट। और ये कैसा है? ये टाइम इन वेरिंग है, इन वेरिंग करंट का एग्जांपल और वेव फॉर्म। नोट, द फ्लक्स इज द टाइम इनवेरिएंट, द फ्लक्स इज टाइम इनवेरिएंट when flux is time invariant, when flux is time invariant,
flux is time invariant. When flux is time invariant in nature because it needs relative motion between flux and conductor for the effective rate of change of flux linkages. कि अगर फ्लक्स कैसा है, टाइम इन वेरिंग नेचर का, अगर फ्लक्स टाइम इन वेरिंग नेचर का है, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर स्टेटर में रखा हुआ है, फ्लक्स लाइंस ऐसा निकल रहा है और ये रोटेट नहीं कर रहा है अगर, तो कंडक्टर्स को रोटेट होना पड़ेगा in order to feel the flux linkages, in order to experience the conductor to experience the flux linkages, right? Conductor has to cut the magnetic flux lines na, in order to develop the voltages. If conductors are stationary and flux is also time invariant in nature, linking with the conductor, then there is no voltages induction happens. Why? Because relative motion is absent. Either flux, time invariant flux has to move, or either your conductor has to move in order to get the relative motion. The flux is time invariant when flux is time invariant in nature because it needs relative motion between flux and conductor for the effective rate of change of flux linkages. One should rotate with respect to other. If the flux is time varying, कि flux कैसा है, time varying nature का है और stationary रखा हुआ है, then there is no need of relative motion in order to develop the voltages. अगर फ्लक्स स्टेशनरी है एंड टाइम वेरिंग नेचर का है, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एंड वो पर्टिकुलर कंडक्टर से अगर लिंक करता है, तो रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू डेवलप द वोल्टेजेस, बिकॉज इनहेरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि फ्लक्स लाइंस कैसे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, देन मैकेनिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं है. If the flux is time varying, then there is no need of relative motion as there is inherent rate of change which automatically induced voltages. Right? Hope you are understanding. Then कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस. फेराडेज 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में बात करें कि यहाँ पे देखिएगा, ये एक सिंपल सा कंडक्टर था, यहाँ पे हम लोगों ने डीसी करंट फ्लो करवाया. करंट का मैग्नीट्यूड कैसा था, ऐसा कुछ डीसी, आई डीसी. तो एज पर दी ऑस्टर रूल हम लोगों को पता है कि ऑल अराउंड दी कंडक्टर सम फ्लक्स लाइंस क्रिएट हो जाएंगी. फ्लक्स भी कैसी होंगी, कांस्टेंट क्रिएट होंगी. फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है टाइम इन वेरिंग नेचर का रहेगा. ये फ्लक्स कैसी है, टाइम इन वेरिंग नेचर की, राइट. तो और अगर इसी सेम कंडक्टर में इसके अक्रॉस में एसी वोल्टेजेस अप्लाई करें 50 हर्ट्ज का, तो करंट कैसा फ्लो करेगा, एसी करंट फ्लो करेगा. एसी वोल्टेजेस फ्लो करवाने पे करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, एसी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग करंट होगा. और वो किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो ऑल अराउंड द कंडक्टर सम फ्लक्स लाइंस क्रिएट हो जाएंगी. इस फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में ये फ्लक्स लाइंस भी चेंज होती रहेंगी, टाइम वेरिंग फ्लक्स क्रिएट होगा. तो ये कैसा फ्लक्स है, टाइम इन वेरिंग. टाइम इन वेरिंग फ्लक्स क्रिएट हुई है. यहाँ पे कैसी फ्लक्स क्रिएट हुई है, टाइम वेरिंग फ्लक्स क्रिएट हुई है, टाइम वेरिंग फ्लक्स क्रिएट हुई है. तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, जो कि प्रीवियसली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन डीसी मशीन में एक बार और डिस्कस करते हैं फॉर द बेटर क्लियरिटी. यहाँ पे देखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट्स लिया हुआ है हम लोगों ने, कुछ मशीन्स लिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग अरेंज किए हुए हैं. जैसे कि फ्लक्स क्या है, यहाँ पे इस मशीन में फ्लक्स में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, फ्लक्स स्टेशनरी है, स्टेटर का पार्ट है. फ्लक्स में किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं हो रहा है. फ्लक्स कैसा है, टाइम इन वेरिंग है, फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है एंड स्टेशनरी है. एंड कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर हैज टू रोटेट इन ऑर्डर टू
develop the voltages, because whenever any conductor feels the change in magnetic flux lines or flux cutting, then on that particular part of the conductor voltage build up process happens, right? अगर कंडक्टर यहाँ पे स्टेशनरी रह जाए, कि ये रोटर का पार्ट है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये रोटर का पार्ट है, यहाँ पे एक रेड कलर का कंडक्टर रखा हुआ है और स्टेटर में एन और एस पोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रहे हैं और फ्लक्स कैसे हैं, टाइम इनवेरिंग नेचर के हैं, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टाइम इनवेरिंग नेचर का फ्लक्स है और स्टेशनरी है, क्योंकि स्टेटर में रखा हुआ है, स्टेटर तो रन नहीं करता है, स्टेटर में रखा हुआ है मतलब स्टेशनरी है। अगर फ्लक्स टाइम इनवेरिंग नेचर का है देन रिलेटिव मोशन की जरूरत है, या तो आपका फ्लक्स रोटेट करे या तो कंडक्टर्स रोटेट करें। तो कंडक्टर यहाँ पे रोटर में रखा हुआ था, तो रोटर में रखा हुआ कंडक्टर अगर रन करेगा तब जाके इस कंडक्टर में वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे एज पर दी फैराडेज लॉ, एज पर दी फैराडेज लॉ। तो कंडक्टर को यहाँ पे रोटेट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डेवलप दी वोल्टेजेस। और फ्लक्स कैसा था यहाँ पे, टाइम इनवेरिंग एंड स्टेशनरी नेचर का था, तब जाके फ्लक्स कटिंग एक्सपीरियंस होगा कंडक्टर्स को और वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा। नेक्स्ट सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्लक्स यहाँ पे कैसा है, टाइम इनवेरिंग नेचर का है और कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी है। कंडक्टर देखिए स्टेटर में रखा हुआ है, ये रेड कलर के पेन से हम लोगों ने कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज कंडक्टर प्लेस्ड ऑन स्टेटर, स्टेटर में प्लेस किया गया कंडक्टर है। एंड रोटर, ये वाला जो पार्ट है ये रोटर का है, दिस इज रोटर बॉडी राइट, ये वाला जो पार्ट है वो रोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आउटर पार्ट स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये फ्लक्स लाइंस एन से फ्लक्स लाइंस निकलेगी एन पोल से, तो फ्लक्स कैसी है, टाइम इन वेरिंग नेचर की है, टाइम इन वेरिंग नेचर की। अगर टाइम वेरिंग नेचर की रहती तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप हो जाता, लेकिन ये टाइम इन वेरिंग नेचर की है। तो टाइम इन वेरिंग नेचर होने के कारण या तो आपके फील्ड को रोटेट करें या तो कंडक्टर्स को रोटेट करें इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द फ्लक्स कटिंग टू डेवलप द वोल्टेजेस। फ्लक्स कटिंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, फ्लक्स लिंकेजेस नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है और अगर स्टेशनरी है, कंडक्टर भी स्टेशनरी है, तो नो वोल्टेज बिल्डअप हैपेंस। तो वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर आपका स्टेटर में रखा हुआ है, स्टेटर स्टेशनरी बॉडी है, तो आपके फील्ड को रोटेट होना पड़ेगा, रोटर को रोटेट होना पड़ेगा, रोटर रोटेट करेगा तो एन पोल से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, स्टेटर पे रखा हुआ कंडक्टर है, एन पोल से जो फ्लक्स निकल रही हैं वो जब यहाँ पे आएंगी तो कुछ फ्लक्स लाइंस यहाँ पे आएंगी, तो कुछ ज़्यादा फ्लक्स लाइंस यहाँ पे आएंगी, कुछ कम फ्लक्स लाइन, चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस होगा, तब इस पर्टिकुलर पार्ट में जो कि स्टेटर में रखा हुआ कंडक्टर है वहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, वहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड।
थर्ड वाला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि फ्लक्स कैसी है, फ्लक्स स्टेशनरी, राइट। कि ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो यहाँ से साइनसोइडल सप्लाई हम लोग वोल्टेजेस का देते हैं, साइनसोइडल वोल्टेजेस, टाइम वेरिंग वोल्टेजेस। तो इमीडिएटली क्लोज सर्क्यूटरी होने के कारण करंट सर्कुलेट होगा टाइम वेरिंग नेचर का, और ये करंट जब इन कंडक्टर से फ्लो होगा तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये फ्लक्स जो क्रिएट होंगी यहाँ पे ये भी कैसी होंगी, टाइम वेरिंग नेचर की होंगी। फ्लक्स कैसी होंगी, टाइम वेरिंग नेचर। टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स क्रिएट होंगी। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है। फ्लक्स में रोटेशन हो रहा है क्या, नहीं। फ्लक्स कैसी है, स्टेशनरी है। और फ्लक्स कैसी है, टाइम वेरिंग नेचर की, वेरिंग। तो टाइम वेरिंग नेचर की जब फ्लक्स है तो रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, मोशन की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इनहेरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अवेलेबल है, जिसके कारण यहाँ पे दोनों साइड में कंडक्टर में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फ्लक्स अपना पाथ ऐसे कंप्लीट कर रही हैं क्योंकि तो इस कंडक्टर से भी लिंक होंगी, इस कंडक्टर से भी लिंक होंगी, तो यहाँ पे भी वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे भी वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा। देखिए कंडक्टर भी कैसा है, कंडक्टर स्टेशनरी है, राइट। कि यहाँ पे कंडक्टर भी स्टेशनरी है और फ्लक्स भी स्टेशनरी है, और फ्लक्स कैसी है, टाइम वेरिंग नेचर की है। तो रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, मोशन की जरूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर नेवर वर्क्स इन डीसी, डीसी में वर्क नहीं करता है, एसी में केवल वर्क करता है। तो 90% ऑफ एसी मोटर्स अवेलेबल बट डीसी मशीन स्टिल यूज ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होता है, एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, सॉरी कंस्ट्रक्शन सिंपल नहीं है, सिंपल मशीन्स है, एंड स्पीड कंट्रोल बेटर होता है इसका, कि वेरी स्मूथ स्पीड रेगुलेशन यहाँ पे पॉसिबल है डीसी मशीन्स में। और E1 में जो वोल्टेजेस डेवलप होगा प्राइमरी साइड में, यहाँ पे जो डेवलप होगा E1 एंड यहाँ पे E2। तो E1 में N1 डी फाई बाई डी टी, और E2 में N2 डी फाई बाई डी टी डेवलप होगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अब डीसी जनरेटर्स के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल जो होता है डीसी मशीन्स का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है बेसिक प्रिंसिपल है डीसी मशीन्स का, लाइक अदर मशीन्स। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है डीसी मशीन्स में, देखिए फ्लक्स का रिक्वायरमेंट है, कंडक्टर का रिक्वायरमेंट है, और देन प्राइम मूवर का रिक्वायरमेंट है। जनरेटर के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि बाई सम अदर मीन्स हम लोगों को रोटेट करना पड़ेगा, तो उसी चीज को जिसके हेल्प से रोटेट कर रहे हैं उसको हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं, उसको हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं, राइट। तो फिगर 1 में जब एनालाइज करें हम लोग, हियर वी हैव यूज्ड स्लिप रिंग्स, कि यहाँ पे एन पोल रखा हुआ है, यहाँ पे एस पोल रखा हुआ है जो कि स्टेटर का पार्ट है, एंड ये जो रेड कलर के पेन से देखने के लिए मिल रहा है
ये रोटर कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, फ्रंट व्यू, राइट। कि ये कैसे हैं, बैक टू बैक कनेक्टेड है। इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं बैक टू बैक कनेक्शन, बैक टू बैक कनेक्शन। और रेड कलर के पेन से कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों ने। एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो होंगी, क्योंकि एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलती हैं और एस पोल पे इंटर करती हैं, तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है हम लोगों ने, स्लिप रिंग्स यूज किया हुआ है। यहाँ पे एक स्लिप रिंग कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक स्लिप रिंग कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि कंडक्टर्स कैसे कंटिन्यूअसली रोटेशन में है, कंटिन्यूअसली रोटेशन में है। और जनरेटर है तो इलेक्ट्रिकल बल्ब तक, इलेक्ट्रिकल लोड तक हम लोगों को जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है। अब कंडक्टर कंटिन्यूअसली अगर रोटेट कर रहे हैं तो बल्ब तो ऑलवेज रोटेट नहीं होगा, बल्ब तो स्टेशनरी बॉडी है ना। इलेक्ट्रिकल लोड आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है वो तो स्टेशनरी है, वो तो रन नहीं करेगा रोटर के साथ साथ। तो रोटेटिंग बॉडी को स्टेशनरी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्लिप रिंग्स यूज करते हैं। रोटेटिंग बॉडी को स्टेशनरी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए स्लिप रिंग्स हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो स्लिप रिंग्स यूज किए हुए हैं, स्लिप रिंग ए एंड स्लिप रिंग बी, राइट। स्लिप रिंग ए एंड स्लिप रिंग बी, और इन दोनों के बिटवीन एक्स वाई बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। एक्स वाई, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, पे वाई, राइट। तो एज पर दी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कि एंड पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पोल पे इंटर कर रही हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, डायरेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेजेस अगर हम लोगों को पता करना है कि किस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोगों को एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, ये पता है। मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, कि मोशन ऑफ कंडक्टर हम लोग सपोज कर लिए कि बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर एन आरपीएम से इस डायरेक्शन में कंडक्टर्स को रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, राइट। तो मोशन ऑफ कंडक्टर कि ये जो कंडक्टर रखा हुआ है एन पोल से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, एन पोल से फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब इसको हम लोग अगर बात करें तो ये मोशन ऑफ कंडक्टर अपवर्ड हो रहा है, राइट। कि ऑन ऑन अ फ्लैट पेपर एनालाइज करें अगर हम लोग, एन टू एस फ्लक्स लाइंस जा रही हैं इस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर आपकी तरफ आ रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है कंडक्टर्स का, तो ये थंब इस डायरेक्शन में इंडिकेटेड है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस अपवर्ड डायरेक्शन में, और करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे अगर अपवर्ड है तो यहाँ पे एनालाइज करिए तो डाउनवर्ड मिलेगा, क्योंकि एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर इधर वाले पोर्शन में अपवर्ड था, तो उधर वाले पोर्शन में कैसा है, डाउनवर्ड है, तो हम वैसा रखें तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस डाउनवर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस डाउनवर्ड हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन मिल गया। अब आपको पता है कि कोई भी ऑब्जर्वर से अगर वोल्टेजेस या करंट दूर जाता है तो बैक पोर्शन ऑफ एरो उसको विजिबल होता है, अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्रॉस एक्सपीरियंस करेगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस, और अगर एरो ऑब्जर्वर के पास आ रही है तो ये डॉट एक्सपीरियंस होगा। तो एरो इधर आ रहा है ऑब्जर्वर के पास, तो यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेजेस को डॉट से, यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो ये करंट बल्ब में कैसा फ्लो करेगा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे आएगा, देन स्लिप रिंग बी में जाएगा, एंड देन वाई टू एक्स फ्लो करेगा, वाई टू एक्स फ्लो करेगा, एंड देन ए टू बी फ्लो करेगा, ए टू बी फ्लो करेगा, ए बी वाले पोर्शन में बी टू ए फ्लो करेगा, एंड देन स्लिप रिंग ए टू बी के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो फ्लक्स का जो करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ करंट को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, फ्लो ऑफ करंट एसी मशीन, क्योंकि स्लिप रिंग्स यूज किए हुए हैं
डीसी मशीन में हम लोग स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। तो अभी एसी मशीन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे स्लिप रिंग्स यूज किए हुए हैं। फॉर फिगर 1 फॉर फिगर 2। तो फिगर 1 के बारे में बात करें, इस फिगर के बारे में, तो कैसा डायरेक्शन है इसका, बी टू ए जा रहा है, बी टू ए जा रहा है। बी टू ए जा रहा है करंट, एंड देन सी टू डी जा रहा है, बी टू ए एंड देन सी टू डी एंड डी से बी में जा रहा है, बी वाले स्लिप रिंग में, डी से बी वाले स्लिप रिंग में जा रहा है, एंड देन वाई में जा रहा है, देन एक्स में जा रहा है, वाई टू एक्स, एंड देन 1, ये ब्रशेस है ना, ब्रशेस अटैच्ड है स्लिप रिंग से, कि ऑन टॉप ऑफ द शाफ्ट स्लिप रिंग्स का अरेंजमेंट रहता है, स्लिप रिंग्स के ऊपर में ब्रशेस रहती हैं। शाफ्ट जब रन करेगा तो स्लिप रिंग उसके साथ साथ रन करेंगी, ब्रशेस स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ होता है और इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने का काम करता है, और ब्रशेस के हेल्प से इलेक्ट्रिकल लोड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो y to x एंड देन 1 एंड देन ए वाले स्लिप रिंग में इस तरीके से करंट का फ्लो देखने के लिए मिल रहा है, राइट। अब इसी पोर्शन में ये जब रोटेट होके ए बी वाला पोर्शन सी डी का जगह ऑक्यूपाई कर लेगा और सी डी वाला पोर्शन ए बी का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये सिचुएशन है फिगर नंबर 2, कि ये 0 to 180 डिग्री मैकेनिकल में एनालाइज किया रोटेशन में, और ये 180 डिग्री टू 360 डिग्री मैकेनिकल में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। तो एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं कुछ इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस अभी भी कैसा होगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि मोशन तो इसी सेम डायरेक्शन में है, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये अपवर्ड आ रहा है, और फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस अपवर्ड, और यहाँ पे डाउनवर्ड, और यहाँ पे एक स्लिप रिंग कनेक्टेड है। देखिएगा बी वाले से जो अटैच्ड स्लिप रिंग था उसका नाम क्या था, ए, तो बी वाले से अटैच स्लिप रिंग यहाँ पे ए आ गया, एंड ब्रशेस कौन सा असेंबल्ड था स्लिप रिंग ए से, 1, तो ब्रश 1 यहाँ पे अटैच है, एंड ब्रश 2 यहाँ पे अटैच्ड है, एंड स्लिप रिंग बी यहाँ पे अटैच्ड है। कौन से पोर्शन से, सी डी वाले पोर्शन से, सी डी वाले पोर्शन से, सी डी वाले पोर्शन से ब्रश स्लिप रिंग बी एंड ब्रश 2 अटैच्ड है अभी भी, राइट। तो अब करंट का डायरेक्शन देखते हैं, अभी यहाँ से डाउनवर्ड गया, अपवर्ड गया, देन डाउनवर्ड, एंड देन 1 से होता हुआ x टू वाई फ्लो करता हुआ टू बी ऐसा करके फ्लो कर रहा है, राइट। इस क्लोज लूप में फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है, राइट। तो फिगर नंबर 2 में डी से सी फ्लो कर रहा है, देखिएगा डी से सी फ्लो कर रहा है क्या, हाँ, डी से सी में गया, देन ए टू बी गया, एंड देन स्लिप रिंग ए से 1 में गया, ए से 1 में गया, एंड देन एक्स टू वाई गया लोड में, एक्स टू वाई गया, एंड देन 2 वाले ब्रश से 2 से बी गया, ब्रश 2 ब्रश 1 है ना, और स्लिप रिंग ए और स्लिप रिंग बी, तो बी से अगेन ये डी टू सी फ्लो कर रहा है, डी टू सी 2, और ये डी टू सी अगेन रिपीट होगा, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बी ए सी डी, और यहाँ पे कैसा बी ए सी डी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे देखिएगा वाई टू एक्स फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे वाई टू एक्स फ्लो कर रहा है, वाई टू एक्स फ्लो कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड।
BACD एंड DCAB यहाँ पे इस डायरेक्शन में एंड देन यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट हो गया ना, BACD और DCAB अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पे y टू x फ्लो कर रहा था, यहाँ x टू y फ्लो कर रहा है, यहाँ x टू y फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे अपोजिट हो गया। इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं AC मशीन की अल्टरनेटिंग नेचर है, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ और, नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ और डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। लोड में पहले y टू x और यहाँ पे x टू y फ्लो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है दोनों साइकिल्स में। तो मतलब ये AC मशीन का एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि हम लोग स्लिप रिंग्स लिए हुए थे, स्लिप रिंग्स लिए हुए थे, राइट। हम लोग स्लिप रिंग्स लिए हुए थे। लेट मी चेक। स्लिप रिंग्स लिए हुए थे इसलिए। अगर स्प्लिट रिंग रहता तो सेम डायरेक्शन रहता, DC करंट प्रोड्यूस होता है लोड पे, राइट। तो ये सारी स्टोरी आपको मालूम है क्रॉस एंड डॉट की। एंड अगर करंट या फ्लक्स लाइंस निकल रहा है तो वो नेगेटिव पोर्शन होता है, इंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव पोर्शन होता है। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी। एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी साइकिल पर रोटेशन, साइकिल पर सेकंड, पर सेकंड, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, साइकिल पर रोटेशन मल्टीप्लाइड विद रोटेशन पर सेकंड। रोटेशन रोटेशन कैंसिल तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। तो साइकिल पर रोटेशन, ये सब प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि साइकिल पर रोटेशन कितना होता है, P/2, रोटेशन पर सेकंड कितना होता है, N/60। तो साइकिल पर रोटेशन, रोटेशन पर सेकंड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू P/120, P/120 ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ से N इज इक्वल टू 120F/P, ऐसा हम लोग फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। By virtue of its rotation, the commutator, तो कम्यूटेटर के बारे में बात नहीं किया आज के सेशन में, केवल और केवल हम लोग स्लिप रिंग्स के बारे में बात किए हुए हैं, कम्यूटेटर डिस्कस नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट देखेंगे और DC मशीन में फर्दर डिटेलिंग करेंगे, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं और कम्यूटेटर के बारे में बात करेंगे। अभी आज के सेशन में केवल और केवल AC मशीन्स में कैसा वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है उसके बारे में बात किया हुआ है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स यूज किया हुआ है, जो कि किस मशीन्स में यूज किया जाता है, AC मशीन्स में। और स्प्लिट रिंग, जिसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं कम्यूटेटर, जो कि कौन सी मशीन में यूज करते हैं, DC मशीन में। और ये जो डिस्कस किया हुआ है ये AC मशीन डिस्कस किया हुआ है, ना कि DC मशीन, ये दोनों अलग अलग हैं, राइट। आज के सेशन में AC मशीन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा हुआ है, और सेम थ्योरी के हिसाब से हम लोग DC मशीन्स पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ और DC मशीन के अंडरस्टैंडिंग फर्दर बिल्डअप करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन था कुछ DC मशीन के बारे में, जनरेटर क्या होता है,
एंड डीसी मोटर क्या है, डीसी जनरेटर क्या है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बात किया, फ्लक्स के मूवमेंट पे बात किया, एंड कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे, एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में बात किया, एंड डीसी जनरेटर का जो सॉरी एसी मशीन्स का जो कॉन्सेप्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग, उनके बारे में बात किया, और देखा कि बाई डायरेक्शनल आउटपुट ऑन लोड में प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, लोड में कैसा बाई डायरेक्शनल आउटपुट प्राप्त हो रहा है, मतलब कि एसी आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब कि एसी मशीन के बारे में डिस्कशन किया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120 एंड एन इज इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में डीसी मशीन के कॉन्सेप्ट को इसी के थ्रू समझेंगे हम लोग, एंड देन फर्दर डीसी मशीन में एंटर करेंगे क्लासिफिकेशंस वगैरह में, एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक डीसी जनरेटर के, डीसी मोटर के, इस तरीके से हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्लास। आज के सेशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।